स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मा एड। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा एड्रेनर्जिक चल रहा था। एड्रेनर्जिक सिस्टम में सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स चल रही थी। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स में मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था सिर्फ कि क्या होती है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स एंड उनकी कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, स्टोरेज, सिंथेसिस एंड रिलीज कैसे होती है एंड कितने टाइप के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ होती है एंड उनके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है ना। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज कि हमारी जितनी भी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं उनका क्लासिफिकेशन, कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है एंड फार्माकोलॉजिकल या आप बोल सकते हैं थेरेपेटिक यूज क्या है इन एजेंट्स का, या जितनी भी हमारी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं या इनका यूज क्या है, किस डिजीज में हम इनको यूज करते हैं। ठीक है ना। सो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन से। हमारी सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, सिम्पैथोमाइमेटिक फिर से बोल रही हूँ, एड्रेनर्जिक ड्रग्स। मिमिक का मतलब आप ये समझ लीजिए, सिम्पैथोमाइमेटिक का मतलब है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जैसा इफेक्ट देंगे, यानी कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी ये ड्रग्स। ठीक है ना। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप सबसे पहले क्योंकि फर्स्ट पार्ट जब तक आप नहीं देखेंगे आपको सेकंड पार्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। सो प्लीज गो टू द फर्स्ट पार्ट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी एंड आपको आई बटन में भी शो हो रहा होगा। ओके, सो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। सो एड्रेनर्जिक ड्रग्स को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। 3 पार्ट भी हम नहीं बोल सकते हैं, 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। भाई क्लासिफिकेशन कई तरीके का हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो हमने क्लासिफिकेशन दिया है वो 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि एड्रेनर्जिक जितने भी ड्रग्स हैं उनमें कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर पाया जा रहा है उस बेसिस उसका क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे, जिसमें आएगा हमारा डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग। ठीक है, अभी आगे हम क्लासिफाई करेंगे, समझेंगे। फिर थर्ड हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ द थेरेपेटिक यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्लासिफिकेशन पूछा जाता है कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स को उनके थेरेपेटिक यूज के बेसिस पे क्लासिफाई करो। सो थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर थेरेपेटिक यूज। अब एक एक करके हम इन तीनों क्लासिफिकेशन ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो ये हमारी जो ड्रग्स हैं इनको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा है? पहला है कैटेकोलामाइंस। क्या है? कैटेकोलामाइंस। दूसरा है नॉन कैटेकोलामाइंस, नॉन कैटेकोलामाइंस। अब कैटेकोलामाइंस समझते हैं आप लोग। कैटेकोलामाइंस का मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कैटेकोल रिंग पाई जाती है। कैटेकोल रिंग का मतलब क्या है भाई? दिस इज द कैटेकोल रिंग। अब कैटेकोल रिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है ना। यानी कि कैटेकोल रिंग में 3 और 4 पोजीशन पे हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। कैटेकोल रिंग यानी कि अगर हम क्लासिफाई करें केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी कि वो एड्रेनर्जिक एजेंट्स जिनमें कैटेकोल रिंग पाई जाएगी एंड एक होगी हमारे जिनमें कैटेकोल रिंग नहीं पाई जाएगी, कैटेकोल अमाइन। कैटेकोल रिंग भी पाई जाएगी एंड अमाइन भी पाया जाएगा। सो इसमें कौन कौन सी आती है हमारे जिनमें कैटेकोल रिंग एंड अमाइन पाए जाते हैं? पहला आता है हमारा एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, ठीक है ना। दूसरा नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, ठीक है। तीसरा आता है हमारा इसमें डोपामीन, डोपामीन एंड डोब्यूटामीन, डोब्यूटामीन। सो पहला जो क्लासिफिकेशन है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जिनमें कैटेकोलामाइन पाया, यानी कि जितने भी ये एड्रेनर्जिक एजेंट्स हैं इन सब में कैटेकोला रिंग पाई जाएगी, इन सब में कैटेकोलामाइन पाया जाएगा, कैटेकोल रिंग प्लस अमाइन ग्रुप पाया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे ऐसे एजेंट्स जो एड्रेनर्जिक तो है लेकिन उनमें कैटेकोल रिंग नहीं पाई जा रही है। तो इसमें आप कौन कौन से आते हैं? इसमें आएगा हमारा लाइक टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे टायरोसिन नहीं पाया जाएगा। इसमें आते हैं हमारे टायरामीन, टायरामीन, एफेड्रिन, एफेड्रिन, ठीक है, एम्फीटामीन, एम्फीटामीन, साल्ब्यूटामोल, साल्ब्यूटामोल,
मोल, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या रहा हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर, कैटेकोलामाइंस एंड नॉन कैटेकोलामाइंस, यानी ये जितनी भी ड्रग्स होंगी इन सब के अंदर कैटेकोल रिंग नहीं पाई जाएगी। इसमें आते हैं हमारे टायरामीन, एफेड्रिन, एम्फीटामिन एंड साल्ब्यूटामोल। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर उनका सेकंड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। वो भी हम बात करें, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे एडर्नर्जिक एजेंट्स हैं वो डायरेक्टली किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से, मतलब कि या वो डायरेक्टली रिसेप्टर से बाइंड होते हैं या वो इनडायरेक्टली तरीके से रिसेप्टर से बाइंड होते हैं या वो दोनों तरीके के हैं, ठीक है। डायरेक्टली का मतलब है कि ये जो एजेंट्स होंगे वो डायरेक्टली अल्फा या बीटा रिसेप्टर्स पे जाकर के बाइंड होंगे एंड देन उस रिसेप्टर पे जाकर के अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। इनडायरेक्टली एक्टिंग का मतलब है कि ये जो ड्रग्स होंगी उस एड्रेनलिन के बाइंड को प्रमोट करेंगी, या एड्रेनर्जिक एजेंट्स या एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन के बाइंड होने को प्रमोट करेंगे अपने रिसेप्टर से, खुद नहीं बाइंड होंगी, प्रमोट करेंगी, ठीक है ना, ताकि वो एड्रेनलिन बाइंड हो और अपना एक्शन प्रोड्यूस करे। तो इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। एंड जो थर्ड होता है दैट इज मिक्स्ड एक्टिंग। मिक्स एक्टिंग मतलब जो डायरेक्टली तरीके से भी काम करे एंड इनडायरेक्टली तरीके से भी काम करे। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। डायरेक्ट एक्टिंग में आती है हमारी सबसे पहले दैट इज दीज ड्रग्स एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग adrenergic receptor directly, इसमें कौन कौन सी आते हैं हमारे एजेंट्स, दैट इज एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है ना। फिर आते हैं हमारे इनडायरेक्टली एक्टिंग। मैंने बताया था इनडायरेक्टली एक्टिंग क्या, जो खुद रिसेप्टर से बाइंड नहीं होंगे लेकिन इन एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन को बाइंड होने के लिए प्रमोट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। तो इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं, दीज ड्रग्स एक्ट बाय रिलीजिंग नॉर एड्रेनलिन from adrenergic nerve, ठीक है ना। ये जो ड्रग्स होती है हमारी, these drugs act by both directly and indirectly, जो इसमें है, इसमें आपका एग्जांपल आता है जैसे साल्ब्यूटामोल, एम्फीटामिन, ठीक है ना। सो दिस इज आवर सेकंड क्लासिफिकेशन, जिसमें जो ड्रग्स हैं किस मैकेनिज्म पे काम करती हैं वो हमने देखा। अब आता है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, दैट इज द डिपेंडिंग ऑन देयर थेरेपेटिक यूज, उनके थेरेपेटिक यूज के बेसिस पे, यानी किस किस उसमें यूज की जाती हैं वो उनके बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाएगा, ठीक है ना, वो देख लें। एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन इज दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द थेरेपेटिक यूज। तो अब यहाँ पे हमको ये पता चल जाएगा कि जो हमारे एड्रेनर्जिक एजेंट्स है ना वो किस किस जगह यूज होते हैं। पहला आता है हमारा टू रेज बीपी इन शॉक। अब ये शॉक की कंडीशन क्या होती है, शॉक की कंडीशन आप इस तरीके से समझिए, ऐसी कंडीशन जिसमें बहुत इमरजेंसी है या फिर जान जा रही है, उसी को हम बोलते हैं। अब शॉक कई तरह के हो सकता है, एनाफिलेक्टिक शॉक होता है, हाइपर सेंसिटिविटी शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है। मतलब शॉक की कंडीशन है कि जिसमें कि बोल सकते हैं कि डेथ होने वाली है, ये इमरजेंसी कंडीशन है, उसी को हम बोल रहे हैं शॉक। सो उस कंडीशन में, या कार्डियक शॉक भी आता है, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है। तो उस शॉक की कंडीशन में ब्लड प्रेशर को रेज करने के लिए, और वो शॉक बेसिकली क्या होता है ना कि ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा डाउन हो जाता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन आने लगती है, कार्डियक अरेस्ट आने लगता है, ठीक है ना। यानी कि आप बोल सकते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का काफी डिक्रीज हो जाता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बहुत डिक्रीज हो जाएगा, तो उस वजह से शॉक इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारी कौन कौन सी ड्रग्स यूज हो रही हैं, दैट इज अ डोपामिन, नॉर एड्रेनलिन, एफेड्रिन, ये एफेड्रिन है, ठीक है ना, एफेड्रिन, फिनाइलेफ्रिन एंड मीफेंटरामिन, ठीक है ना। दिस इज द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द शॉक, ठीक है, टू रेज ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए ये ड्रग्स यूज की जाती हैं। फिर आता है हमारा एज अ ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर का मतलब समझ रहे हो ना, ब्रोंकाई,
जहाँ से एयर हमारे लंग्स में जाता है, उसी पैसेज को हम बोलते हैं, उसी पाथवे को हम बोलते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। अब अस्थमा की कंडीशन में क्या होता है ना कि ये ब्रोंकाई काफी ऐसे ये कंस्ट्रिक्ट नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, इस ब्रोंकाई की जो वॉल होती है ना, जैसे मान लीजिए ये ब्रोंकाई है, ठीक है ना, और ये इधर ये लंग्स में जाना है, तो अब ये जो ब्रोंकाई है ना, इसकी वॉल्स पे यहाँ पे बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होने लगता है एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन जाना है ना उसके लिए पैसेज काफी कम हो जाता है। तो अब उस ड्यूरेशन में ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाए, एंड अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हो सकता है कार्डियक अरेस्ट भी आ जाए। तो ऑक्सीजन जो है प्रॉपर मात्रा में लंग्स में जाए, इसके लिए ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं। ये ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं ना कि इस ब्रोंकाई को डायलेट कर देंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ ये जो म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, इस म्यूकस का सिक्रेशन को भी कुछ हद तक कम करते हैं। सो ब्रोंकोडायलेटर्स में हमारे आते हैं साल्ब्यूटामोल, लीवलब्यूटेरॉल, टर्ब्यूटालीन, बम्ब्यूटेरॉल एंड साल्मेटेरॉल, ठीक है ना। फिर आता है हमारा एज अ कार्डियक स्टिमुलेंट, ऐसी ड्रग्स जो कार्डियक स्टिमुलेंट की तरह काम करती हैं या कार्डियक फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, या आप बोल सकते हैं कि स्टिमुलेशन को इंक्रीज करती हैं। उसमें आती है हमारी ड्रग्स दैट इज एड्रेनालिन, डोब्यूटामीन एंड उसमें आते हैं हमारे ड्रग्स एड्रेनालिन एंड डोब्यूटामीन। फिर आता है हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट। सीएनएस स्टिमुलेंट का मतलब है कि ऐसी ड्रग्स जो सीएनएस को स्टिमुलेट करती हैं। इसमें हमारी दो ड्रग्स आती है दैट इज एम्फीटामिन एंड डेक्स्ट्रोएम्फीटामिन, एम्फीटामिन एंड डेक्स्ट्रोएम्फीटामिन, ठीक है। फिर आता है एज अ नेजल डीकंजेस्टेंट। नेजल डीकंजेस्टेंट में आते हैं हमारे फिनाइलेफ्रिन, ज़ाइलोमेटाज़ोलिन, नेफाज़ोलिन एंड ऑक्सीमेटाज़ोलिन एंड यूट्राइन। नेजल डिकंजेस्टेंट मतलब समझते हैं ना, वो बच्चे होते हैं उनको काफी ज्यादा जल्दी फ्रीक्वेंट कोल्ड होने लगता है, तो उस म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से उनका जो नोज है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसकी वजह से वो सांस बोलते हैं बहुत नहीं ले पाते हैं, या उनको बोलते हैं कि कफिंग बहुत ज्यादा हो रही है। सो वो पैसेज को, या जो म्यूकस की जो ग्लैंड्स है ना, उनको, नेजल के जो ग्लैंड्स हैं उनको स्वेलिंग को कम करने के लिए हमारे दिए जाते हैं ये ड्रग्स, जिसका नाम है फिनाइलेफ्रिन। आपने देखा होगा कि वो ड्रॉप्स आते हैं नेजल, उनको ना नोज में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें बेसिकली फिनाइलेफ्रिन रहता है। वो क्या करता है कि जो ग्लैंड्स जिनमें स्वेलिंग आ जाती है ना, स्वेलिंग आने की वजह से ही वो पैसेज जो है वो कम हो जाता है एयरवे का, एंड नोज में एयर कम जाती है। सो वो पैसेज को डायलेट कर दिया जाता है, ताकि वो जो ग्लैंड्स हैं उनकी स्वेलिंग को कम कर दिया जाता है। सो फिनाइलेफ्रिन क्या है, फिनाइलेफ्रिन इज अ नेजल डीकंजेस्टेंट। ये कभी कभी जीपैट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी एड्रेनर्जिक ड्रग्स ऐसी है जो नेजल डीकंजेशन में दी जाती है। सो फिनाइलेफ्रिन। फिर आता है हमारा ज़ाइलोमेटाज़ोलिन, नेफाज़ोलिन एंड ऑक्सीमेटाज़ोलिन, ठीक है ना। फिर जितने भी जोलिन वाले हैं ये सारे नेजल डीकंजेस्टेंट आता है, ठीक है। फिर एज अ यूट्राइन रिलैक्सेंट, यूट्रस को रिलैक्स करने वाले जो है उसमें आती है हमारी आइसोक्सोप्रिन एंड टर्ब्यूटालिन एंड साल्ब्यूटामोल। दिस इज द ड्रग्स विच आर यूज्ड एज अ थेरेपेटिक यूज में ये ड्रग्स यूज की जाती है, यानी आप बोल सकते हैं कि इनका एड्रेनर्जिक ड्रग्स का ये थेरेपेटिक यूज है। लॉजिकल एक्शन जो है हमारे एड्रेनल की काफी इंटरेस्टिंग है, सिंपल भी है। देखिए सबसे पहले क्या है, हमें पता है कि जितना भी स्टिमुलेशन का इफेक्ट है, यानी कि स्टिमुलेशन क्या करेगा, हार्ट को स्टिमुलेट करेगा। तो स्टिमुलेट करेगा इट मीन्स कि जब बीपी ब्लड प्रेशर लो हो रहा होगा, या हार्ट फेलियर की कंडीशन में जा रही होगी, या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो रहा होगा, या बोल सकते हैं कार्डियक अरेस्ट आ रहा होगा, उस कंडीशन में अगर हम ऐसी ड्रग्स दें तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट मतलब समझ रहे हैं ना कि अब काम करने का जो आउटपुट है हार्ट का ना वो बढ़ने लगेगा। इट मीन्स कि जो फेलियर की कंडीशन थी हमारे हार्ट की वो ओवरकम हो जाएगी। सो जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स है हमारे हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर पाया जाता है, एंड इस बीटा 1 रिसेप्टर से हमारी जब एड्रेनर्जिक ड्रग्स बाइंड होंगी तो वो क्या करेंगी, हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगी। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब है कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने की जो एक्टिविटी है ना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करने की एक्टिविटी, उसको इंक्रीज कर देंगी। साथ ही साथ कार्डियक आउटपुट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है हार्ट से निकलने वाला जो आउटपुट है वो भी ज्यादा निकलेगा। भाई आप जाहिर सी बात है अगर काम ज्यादा करोगे तो आप आउटपुट भी तो आप ज्यादा ही दोगे ना। सेम वैसे अगर हार्ट काम ज्यादा करेगा तो आउटपुट भी ज्यादा देगा। तो ये जो कंडीशंस हैं ये हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स इसीलिए उस कंडीशन में देते हैं जब हार्ट फेलियर की कंडीशन में जा रहा होता है, उसका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा होता है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है ना। सो ये ड्रग्स जो हमारी हार्ट फेलियर की कंडीशन में या बहुत लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में काफी यूजफुल होती हैं, एंड ये इस वजह से जो हार्ट की ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है।
फिर आता है सेकंड ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स पे सिंपली क्या है कि स्किन में हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर पाए जाते हैं। स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं, मैं स्किन की ब्लड वेसल्स की बात कर रही हूँ कि स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें अल्फा 1 रिसेप्टर पाए जाते हैं एंड उसकी वजह से जो स्किन की ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होंगी एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन की वजह से। लेकिन उसी की जस्ट अपोजिट जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें बीटा 2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो इनसे जब एड्रेनलिन बाइंड होगा तो वो डायलेट करेंगे किसको, ब्लड वेसल्स को, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो अलग अलग लोकेशन पे हैं, अलग अलग रिसेप्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनका एक्शन भी अलग अलग है। फिर आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। सालब्यूटामोल हमको पता है कि भाई अस्थमा की वन ऑफ द सबसे प्रोटोटाइप ड्रग है, ठीक है ना। यानी कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जब अस्थमा की कंडीशन हो जाती है तो मैंने बताया ना कि ब्रोंकाई काफी नैरो हो जाती है, तो उसमें आती है हमारी सालब्यूटामोल, या मैंने लिखी नहीं है शायद, सालब्यूटामोल। सालब्यूटामोल क्या करती है, ब्रोंको डायलेटर है। तो अब ब्रोंकाई डायलेट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उससे ऑक्सीजन जो है वो अच्छे तरीके से एंटर करेगा एंड अस्थमा की कंडीशन में काफी हेल्पफुल करेगा, ठीक है ना। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये ड्रग्स क्या करती हैं, उनपे बीटा 2 रिसेप्टर पाया जाता है एंड ये ड्रग्स ब्रोंकाई डायलेट करती हैं, जिसकी वजह से जो अस्थमा है उस कंडीशन में ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है ना। ब्लैडर, यूट्राइन ब्लैडर पे, ठीक है ना। तो ब्लैडर पे क्या करते हैं, डेट्रूसर मसल से हमारा बना होता है ब्लैडर एंड ये डेट्रूसर मसल्स को रिलैक्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका बोल सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट है। डेट्रूसर मसल्स का अगर रिलैक्सेशन करेंगी तो यूरिन के मिक्चुरेशन में काफी दिक्कत होगी, ठीक है ना। सो दिस इज सम बेसिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। इसके अलावा जो हमारी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं ये एनाफाइलेक्टिक शॉक में सबसे ज्यादा यूजफुल होती हैं, ठीक है ना। यानी कि किसी को अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक का मतलब है किसी भी एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से जो WBCs है ना हमारी बॉडी में वो ढेर सारे केमिकल्स रिलीज करने लगती हैं। अब उन केमिकल्स की वजह से वो केमिकल्स ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर काफी डाउन जाने लगता है। तो उस कंडीशन में भी हम बोल सकते हैं कि हमारी जो ड्रग्स हैं वो यूज की जाती हैं, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, देयर क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। अगर आपको इसके अलावा भी इस टॉपिक में कुछ पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब मैं बहुत जल्दी मेडिसिनल केमिस्ट्री की वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ विद नोट्स। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपलोड करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।